हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 5 जुलाई 2025 है और आज हम 25 जुलाई 2025 का जो आर्टिकल है प्रीलिम्स ओरिएंटेड वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, आर्टिकल डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको एक अभी जो इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी जो करंट न्यूज़ चल रहा है ना, पर्टिकुलरली जैसे मोदी जी अभी 5 देशों की जो जो विजिट पे निकले हैं, ठीक है ना? तो उनमें आपके देखो प्रोमिनेंटली कौन-कौन सा, तो ये लोकेशन एक्चुअली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं ही कवर कराऊँगा, जैसे जो-जो लोकेशन है ना, आप इस कंट्री की मैपिंग कर सकते हो रोज़ की। जैसे मान के चलो, जब कभी भी कोई विजिट हो रहा है, जैसे साइप्रस गए थे तो वो लोकेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी घाना गए हैं, ठीक है ना? घाना में उसके बाद घाना के अलावा अगर आप देखो तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो हो गया, ठीक है ना? उसके बाद कहाँ अर्जेंटीना जाना है उनको, अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया। और ब्राज़ील में तो उनको किसकी, ब्रिक्स की समिट को ना, अगर आप देखो तो ब्रिक्स की समिट को उनको जो है ना, ब्रिक्स की समिट में पार्टिसिपेट करना है। और एक और कंट्री नामीबिया, ठीक है ना? तो ये 5 कंट्री, इन 5 कंट्री की लोकेशन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इन लोकेशन को अगर यहाँ पे कोई लेक्स वगैरह है तो आप वो एक बार देख सकते हो, ठीक है ना? तो चलो आर्टिकल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज का। देखो, सबसे पहला जो आर्टिकल है ना, वो क्या है? वो है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है ना? अब देखो, ये स्कीम ना एक्चुअली ईएलआई स्कीम बोलते हैं इसको, कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब हम वर्ड से समझना, एक तो एम्प्लॉयमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा है, दूसरा इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। पर इस स्कीम में खास बात क्या है कि हम इंसेंटिवाइज दोनों को कर रहे हैं, एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी। ये दो पार्ट में स्कीम है। तो मैं समझाता हूँ एक्चुअली क्या हुआ है। अभी यूनियन कैबिनेट ने ना अप्रूव किया है 99,99,446 करोड़ रुपीज, ठीक है ना? हालांकि ये बजट में 2 लाख करोड़ ऑलरेडी प्रोविजन किया गया था इसका, ठीक है ना? 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग का। तो उसमें से 99,446 को जो है अप्रूवल मिला अभी, ठीक है ना? और एम क्या है? 3.5 करोड़ जॉब 2 साल में जनरेट करना, ठीक है ना? और सपोर्ट करना कम से कम, ठीक है ना, 4 से 4.5 करोड़ जो है ना, 4.1 करोड़ यूथ को पूरे इंडिया में। अब देखो, मैं एक बात बताता हूँ। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ना पूरे इंडिया के जीडीपी में 17% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और ये स्टैग्नेंट है। मजे की बात क्या है? स्टैग्नेंट है। ये खुशी की बात तो है नहीं, हालांकि ये रुका हुआ है। होना कितना चाहिए था? आइडियली हमें 25% तक ही हमारा टारगेट काइंड ऑफ होता है, ठीक है ना? पर हम अभी ये बहुत, देखो जैसे 3 सेक्टर है: प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है ना, और तीसरा सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में क्या है? एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है ना? दूसरे पे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और तीसरे पे ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसको सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे हो गया सर्विसेज। तो अब देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में ना, मैन्युफैक्चरिंग में ना, अभी ये क्या है, ये कंट्री का इकोनॉमिक साइकिल को बहुत अच्छे से रन कर सकता है। अब चाइना के पास क्या है, ये सेक्टर बहुत ज्यादा एडवांस है, ठीक है ना? अब इस सेक्टर में अगर जितने ज्यादा लोग होंगे ना, उतनी ज्यादा जो है ना एम्प्लॉयमेंट वो देगा। अब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का मतलब है लोगों के पास ज्यादा पैसा मतलब लोगों की डिमांड ज्यादा मतलब सप्लाई करनी होगी उनको, और सप्लाई पूरी करने के लिए आपको और ज्यादा जो है प्रोडक्शन करना पड़ेगा। फिर वो साइकिल वहीं पे घूम के आ जाती है कि फिर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी। तो ये बहुत ही वर्चुअस साइकिल है, काफी अच्छा साइकिल माना जाता है अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत है तो। इसका जो ग्रोथ, इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना इंडिया के जीडीपी में अभी, ये 17% है, और बहुत सालों से 17% है। पर हमारा टारगेट क्या है? 25%। तो उसी डायरेक्शन में अगर हमें काम करना है तो हमें कुछ ना कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोच के करना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या किया है, ईएलआई स्कीम जो है उसको लॉन्च किया है। अब लॉन्च तो पहले ही हो गया था काइंड ऑफ, उस स्कीम पे हमने बात की और पैसा जो है वो रिलीज किया गया है, ठीक है ना? अब समझना बात को। अब इसमें क्या है ना, ये जो भी चैलेंजेस है ना इंडियन लेबर मार्केट के, उसको इशू को जो है ना रिजॉल्व करने की बात करता है, ठीक है ना? अब इंडिया के साथ दिक्कत क्या है ना, कि इंडिया में फॉर्मल सेक्टर में ना लोगों के पास काम नहीं है, ठीक है ना? मतलब फॉर्मल सेक्टर में इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है ना? दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है ना, वो बहुत मतलब बहुत ही स्लगिश है। तो अब क्या किया गया है ना, 2 तरीके से काम किया गया है। इसमें इंसेंटिव दिया गया है जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज़ हैं उनको, ठीक है ना? जो एम्प्लॉयी हैं और वो अपने आप को अगर चाहते हैं तो सबसे पहले वो ईपीएफओ पे अगर पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, तो ये उनके लिए पहला पार्ट है। 2 पार्ट में मैंने बताया इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा। तो पहले एम्प्लॉयी को, और वो भी कौन से एम्प्लॉयी? जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज़ हैं, जो ज़िंदगी में पहली बार काम करने जा रहे हैं, और काम मतलब पहली बार ईपीएफओ में रजिस्टर करा रहे हैं, ठीक है ना? और किस कौन-कौन एलिजिबल है? जो महीने के 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं वो, ठीक है ना? अब इसमें क्या होगा, एक बेनिफिट दिया जाएगा, 1 मंथ का ईपीएफ है 15,000 रुपए तक का, 2 इंस्टॉलमेंट में। अब ये 2 इंस्टॉलमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको जॉइन करते ही मिल जाएगा। पहले आप 6 महीने काम करोगे, तब आपको मिलेगा थोड़ा आधा, और उसके बाद जब साल कंप्लीट होगा तब मिलेगा। तो ये वन टाइम बेनिफिट है, ठीक है ना? और ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा आपके पास मिल जाएगा और आप इसकी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना? जैसे सपोज़ आपको 12,000 मिला, ठीक है ना? अब डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ये मिलेगा, ठीक है ना? तो अब देखो, अब इसके हिसाब से अगर आप देखो तो मान के चलो, सपोज़ मान के चलो 12,000, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलना है तो 6-6 हज़ार हुआ।
तो आपको 6,000 पूरे तो मिलेंगे, ठीक है ना? ये आएगा होगा आपके पास ही, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है ना, सब्सिस्टेंस पार्ट जो है इसका, वो चला जाएगा आपके लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट में, ताकि आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है ना, आप लोगों के बीच में जो एम्प्लॉइज हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, यूथ है, उनको उनमें प्रमोट किया जा सके कि भाई सेविंग भी कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो सेव भी करना आपको यहीं से बताया जाएगा, ठीक है ना? तो हालांकि वो पैसा गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। चलो, अब इसमें दूसरा पार्ट किसके लिए है? एम्प्लॉयर के लिए। अब मैं सपोज किसी को जॉब पे रख रहा हूँ, तो इसलिए ताकि एम्प्लॉयर को इंसेंटिव देंगे तो ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करेगा, ठीक है ना? तो खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो एम्प्लॉयर हैं उनके लिए, ताकि वो हायर भी कर सकें और जो नए एम्प्लॉय हैं उनको लंबे टाइम तक रख सकें। तो इसमें दो कैटेगरी बनाई गई। एक तो उन एम्प्लॉयर के लिए जिनके यहाँ 50 से कम लोग काम करते हैं, उनको एटलीस्ट मिनिमम 2 नए एम्प्लॉय जो है वो हायर करने पड़ेंगे, और अगर 50 से या ज्यादा उनके पास वर्कर है तो उनको 5 नए एम्प्लॉय जो है हायर करने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो उनको क्या किया जाएगा? उनको 3,000 रुपए तक का ना, ठीक है ना, पर मंथ दिया जाएगा 2 साल तक, ठीक है ना? और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर है पर्टिकुलरली तो उसमें 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब ये 3,000 ऐसे नहीं है कि 3,000 डायरेक्ट मिल जाएगा, ये अप टू 3,000 है। मतलब मान के चलो जितनी सैलरी है, उस सैलरी में से जैसे अगर कम सैलरी है तो 1,000 दे दिया, ठीक है ना? एक लिमिट तक सैलरी है तो 2,000 दे दिया, ठीक है? तो इसमें सैलरी का पूरा स्लैब बना हुआ है कि कितनी, तो उसमें क्या होगा, अब एम्प्लॉयर के पास एक विंडो रहेगा कि ठीक है ना, रख लेते हैं इस XYZ को, थोड़ी सी सैलरी में तो है ना, अपने को आदमी भी मिल गया और सैलरी भी अपने को कम देनी है, पर कंडीशन क्या है? अगर 50 से कम है तो 2 नए एम्प्लॉय, और 50 से ज्यादा है तो 5 नए एम्प्लॉय, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। अब इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो क्या है कि एक तो वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करेगा, ठीक है ना? मतलब आपके जो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क के साथ जो है ना, उसको एक तरीके से उसका इंक्लूजन करेगा, ठीक है ना? फाइनेंशियल लिटरेसी को इनकरेज करेगा, जो सोशल सिक्योरिटी एक्सेस है उसको एक्सपेंड करेगा, और जो एक पेंडेमिक 2019 के बाद ना, एक जो लेबर इकोसिस्टम ना पूरे तरीके से ना, मतलब ऐसे समझो कि बहुत एम्बिग्युइटी आ गई थी, बहुत अलग सा ही ना इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था, लेबर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ना बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। अब ये सारा ना, जो ये स्कीम है ना, जिसके आगे इर्द गिर्द घूम रहा है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की ऑर्गेनाइजेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की ना जो सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करने वाली दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ईपीएफओ, दूसरी नाम है ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों स्टेचुअरी बॉडी है। अब पर्टिकुलरली ईपीएफओ की बात करें तो ये स्टेचुअरी बॉडी है, एक एक्ट से बना है, ठीक है ना? उस एक्ट का नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ठीक है ना? तो इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है जो हाईएस्ट, अगर आप देखो तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो होता है वो क्या है? वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, राइट? तो यहाँ से अगर आप सारी चीजें ड्राइव करो, तो इसमें एक तो ये स्कीम, इसके दोनों पार्ट्स, और ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको अगर आप ध्यान में रख के अगर काम करो, तो प्रीलिम्स को जो ओरिएंटेशन है ना, वो आपका यहाँ से क्लियर हो सकता है कि एक टॉपिक से धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पूरे स्लाइड में या इस पूरे इन्फॉर्मेशन में, इस न्यूज में आपके लिए क्या रेलिवेंट है, ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, ठीक है ना? अच्छा आर्टिकल है, ठीक है ना? ये काफी बढ़िया आर्टिकल है। एक ना, जो डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, उसने एक स्कीम को नोटिफाई किया है, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा उनको अवार्ड दिया जाए, ठीक है ना? प्राइम मिनिस्टर अवार्ड जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो ये क्या करता है? ये जो आउटस्टैंडिंग गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है ना, और कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में, या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में कोई अच्छा काम कर रहा है, इनोवेटिव आइडिया लेके आ रहा है, ऐसी प्रैक्टिसेस को इनकलकेट करवा रहा है, तो उनको जो है ना रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है। इसका एम क्या है? ब्यूरोक्रेट को मोटिवेट करना, ठीक है ना? और इंस्टीट्यूशंस को भी, ताकि वो ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवर करें। तीन कैटेगरी में, सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट के जो होलिस्टिक डेवलपमेंट्स हैं उसके लिए जो काम कर रहे हैं ऑफिसर्स, उनको। ब्लॉक्स में भी, कोई जरूरी नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट से छोटा सब डिवीजन या ब्लॉक्स लेवल एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, उसके अंदर किसी ने अच्छा काम किया है, उनको आइडेंटिफाई करना। और तीसरी कैटेगरी में जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर उन्होंने कोई इनोवेशन किया है तो तीसरी कैटेगरी। इवैल्यूएशन प्रोसेस सिंपल है, पहले शॉर्टलिस्ट किया जाता है, हर जगह से स्क्रीनिंग कमेटी करती है, उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी इवैल्यूएट करती है, देन एम्पावर्ड कमेटी के पास जाता है। एम्पावर्ड कमेटी जो है ना, वो अवार्ड के उसके रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर फाइनली जो है अप्रूवल देते हैं, और फिर अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें 20 लाख इंसेंटिव दिया जाता है, जिसको वेलफेयर इनिशिएटिव के लिए ही आपको यूज करना है, ठीक है ना? और एक जो है स्क्रॉल ऑफ ऑनर ट्रॉफी दी जाती है। आज दिन तक देखो तो तीन जो इंपॉर्टेंट है ना, यूपी कैडर के एक आईएएस हैं दीपक मीना जी, इन्होंने काला नमक राइस को ना प्रमोट किया था, इसकी खेती को, ठीक है ना? सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में, तो इनको दिया गया था। राजीव रोशन है बिहार में, तो इन्होंने मखाना जो है ना, मखाना, ठीक है ना, तो फॉक्सनट बोलते हैं इसको। तो इसके जो है ना इनिशिएटिव कई सारे जो डेवलप किए थे, ताकि वैल्यू चेन से मखाना जो है इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है ना? तो मखाना दरभंगा में होता है, बिहार में मतलब इंडिया का 85-90% से ज्यादा मखाना आपको बिहार में ही इसका प्रोडक्शन दिखेगा, ठीक है ना? बहुत न्यूट्रिशियस होता है।
तीसरा संजय कुमार, ये मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस हैं। इन्होंने क्या किया, इनकरेज किया जन भागीदारी पोषण अभियान में, ठीक है ना, दतिया में। तो पोषण अभियान जो है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था जन भागीदारी को लेकर, ठीक है ना, तो उसको इनकरेज किया, तो इन तीनों को पास्ट में अवार्ड मिला है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, ये है आईएनएस तमल। अब आईएनएस तमल सिंपल सी बात है, ये F-70, देखो चलो इसका एक और भी नाम है F-71। ये क्या है, ये स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, ठीक है ना। अब फ्रिगेट जो है ना, ये बेसिकली क्या है, मीडियम साइज है, ठीक है ना, और बहुत फास्ट मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी है इसके पास। मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी का मतलब हम इसको किधर भी घुमा सकते हैं, मैन्यूवर कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो ये जो है ना तलवार क्लास सीरीज का जो है पार्ट है, ठीक है ना। और जो अगर आप देखो इसको आईएनएस तमल को, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लास्ट फॉरेन बिल्ट वॉरशिप होगा इंडियन नेवी का। इसके बाद इंडियन नेवी बाहर से कोई भी वॉरशिप जो है वो नहीं बनवाएगी। हर कुछ इंडियन नेवी इंडिजीनियसली डेवलप करेगी, ठीक है ना, हमारे इंडिया में ही बनेगा। तो ये एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत अच्छा जो है ना डिसीजन है, ठीक है ना, और कदम भी कह सकते हैं बहुत बढ़िया लिया गया है। ठीक, तो ये फ्रीगेट है। अब जो है, अब फ्रीगेट अगर आप जानो तो ये मैंने बताया कि एक तरीके का ये फ्रीगेट है, ठीक है ना, मिसाइल मल्टी रोल स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट। ये फ्रीगेट क्या होता है, तो फ्रीगेट मैंने बताया, तो ये बेसिकली ये नेवल शिप को ना प्रोटेक्ट करता है, जैसे आपके जितने नेवल शिप हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है उसको असिस्ट करता है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब इस जो आईएनएस तमल की ना कुछ फीचर्स हैं, जैसे इसमें ना मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, ब्लू वाटर ऑपरेशंस जो है ना उसके लिए डिजाइंड है। पर आप इसको सारे थ्रेट्स में, एयर हो गया, सरफेस हो गया, सब सरफेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डोमेन, हर जगह आप इसको एंगेज कर सकते हो। एडवांस वेपन सिस्टम के साथ लैस है, ठीक है ना, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स है, वर्टिकली लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, सीआईडब्ल्यूएस है जिसको क्लोज इन वेपन सिस्टम बोलते हैं, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स है, हैवी वेट टॉर्पेडोज भी इसके साथ इंटीग्रेटेड है। तो सारे तरीके के वेपन सिस्टम इसके साथ आईएनएस तमल के साथ हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर ना ह्यूमा एनजी, जिसको हमसा एनजी सोनार सिस्टम बोलते हैं, वो भी है, ठीक है ना। तो ये जो है ना अगर आप देखो तो ये इंडिया के, और ब्रह्मोस मिसाइल जो है, तो दोनों इंडिया के जो है ना जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी है उसको रिफ्लेक्ट करता है। सोनार सिस्टम आपको पता होगा, सोनार सिस्टम जैसे देखो हम क्या करते हैं, किसी की भी प्रिसाइज लोकेशन के लिए ना, जब हम शिप को लेके जाते हैं पानी में, तो सोनार टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, हमारे कुछ जो है ना, अगर आप देखो तो जैसे ऐसे समझाता हूँ मैं आपको, सपोज यहाँ से हमने ना कोई चीज यहाँ इस यहाँ तक देख फेंकी, तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है, ठीक है ना, तो जैसे लाइट ही है सपोज, या साउंड वेव्स है, तो साउंड वेव्स गई और यहाँ से टकरा के वापस आ गई, कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल था। तो हमारे पास स्पीड तो है जाने की और आने की, तो कितनी देर में ये आई, और इसकी स्पीड तो हमें पता ही है। तो उससे हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, एग्जैक्ट डिस्टेंस धीरे धीरे हमें पता लग जाता है। अगर आपको सोनार को समझना है ना, तो इस पे थोड़े दिन पहले ना एक मूवी भी आई थी जिसमें जो पीएनएस गाजी है ना, उसके शायद गाजी अटैक मूवी का नाम था। तो पीएनएस गाजी जो है ना, ये अमेरिकन जो है ना सपोर्टेड जो है नेवल शिप था पाकिस्तान का, और आईएनएस विक्रांत था उससे ज्यादा कहते हैं कैपेबल था। लेकिन इंडिया के खराब शिप ने पीएनएस गाजी जो उस टाइम की सबसे बेहतरीन नेवल शिप थी ना, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है ना। तो उसमें सोनार सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट किया गया है। डन। और ये जो आईएनएस तमल है, ये इंडिया रशिया डिफेंस कॉपरेशन के थ्रू बना है, ठीक है ना। इंडिया रशियन नेवल कॉपरेशन के 65 ईयर्स भी हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारी जो डिफेंस टाई है कितनी मजबूत है उसको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर ध्यान रखना ये लास्ट फॉरेन बिल्ट वॉरशिप होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, आईएनएस तमल है क्या, फ्रीगेट क्या होता है, और F-71 प्रोजेक्ट कौन सा है, और दूसरी बात जो इसके साथ जो हमसा एनजी सोनार सिस्टम लगा है उसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल दलाई लामा के बारे में, ठीक है ना। अब जो 14 दलाई लामा है जिनका एक्चुअली, अब देखो दलाई लामा ना, पहले बताता हूँ, ये जो दलाई लामा है ना ये कोई नाम नहीं है, ठीक है। दलाई लामा कोई नाम नहीं है। तो बोलोगे क्या है, तो ये अपने आप में एक पोजीशन है। पोजीशन बोलना है तो पोजीशन बोल सकते हो, पोस्ट बोलना है पोस्ट बोल सकते हो, ठीक है ना, एक तरीके की, ठीक है ना। तो ये अपने 90th बर्थडे की तरफ जा रहे हैं, 6 जुलाई को इनका 90th बर्थडे है, ठीक है ना। तो अब जो दलाई लामा जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये जो पोजीशन है ना, ये एकदम क्रिटिकल जंक्चर पे है, ठीक है ना। ये 14th है, ठीक है ना। 13th, जब दलाई लामा 1939 में इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था उनके टाइम पे, और इनको गद्दी पे बिठा, बहुत छोटे थे, 2-3 साल के थे तभी। और इनको एक्चुअली मैं बताता हूँ दलाई लामा में क्या माना जाता है। जैसे सपोज 13th दलाई लामा है, तो बुद्धिस्ट कल्चर में ये माना जाता है कि अभी जब ये छोटे हैं ना, तो इनके डिवाइस के बाद ना इनकी आत्मा इनमें आ गई, ठीक है ना। तो वो अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। 1959 में जब चाइनीज सप्रेशन हुआ तिब्बत तिब्बत में, तो वो इंडिया आ गए और धर्मशाला में सेट हो गए। तो तिब्बत की जो दलाइयों की जो सरकार काइंड ऑफ चलती है ना, वो यहीं से चलती है, इंडिया के धर्मशाला से। इंडिया ने इनको एक तरीके से, इंडिया में ही धर्मशाला जो है सेंटर इन्होंने अपना सेलेक्ट किया, और इंडिया ने काइंड ऑफ इसको देखो
असाइलम बोलना तो सही वर्ड नहीं है, पर इंडिया ने उनको शरण दी हुई है, रिफ्यूज है, ठीक है ना? तो इंडिया में ही वो रहते हैं, ठीक। अब जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये तुलुकु कॉन्सेप्ट का पार्ट है, जो तिब्बत में जो बुद्धिज्म प्रैक्टिस किया जाता है उसका, ठीक, जिसमें माना जाता है, जो अगर आपसे कोई पूछे कि तुलुकु कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसमें मैंने अभी आपको बताया कि जो स्पिरिचुअल मास्टर है ना, वो री इनकारनेट होते हैं, मतलब उनका पुनर्जन्म होता है, अवतार लेते हैं, ठीक है ना? और ताकि उनकी जो टीचिंग्स है उसको प्रिजर्व किया जा सके, और आगे की लेगेसी को, फिर आगे उस लेगेसी को कंटिन्यू किया जा सके, ठीक है ना? अब इनको जो दलाई लामा है ना, इनको माना जाता है कि ये मैनिफेस्टेशंस है अवलोकितेश्वरा के, ठीक है ना? जो कि बोधिसत्व है, कंपैशन के बोधिसत्व ऑफ कंपैशन माना जाता है, ठीक है ना? अब देखो, ये जो टाइटल है ना दलाई लामा, दलाई का मतलब होता है ओशन, तो ये जो सबसे पहले 1578 में, ठीक है ना, किसको दिया गया था? सोनम ग्यात्सो को। अब ध्यान से देखना, सोनम ग्यात्सो जो है ना, ये थर्ड दलाई लामा थे, और दिया किसने था? मंगोलिया के अल्तान खान ने। पर तो आप बोलोगे तो फर्स्ट और सेकंड का, तो फर्स्ट सेकंड को ना इनके मरने के बाद, ठीक है ना, तब दिया गया था, ठीक है ना, उनके जीते जी उनको नहीं मिला था, तो स्टार्ट ही दलाई लामा जो टाइटल है थर्ड से हुआ, ठीक है ना? जो पहले दलाई लामा थे, जो जिनका नाम था जेडिन ड्रूपा, वो 1391 में बॉर्न हुए थे, पर स्टार्ट कब से हुआ देना? 1578 सोनम यात्सो के टाइम से, ठीक है ना? अब देखो एक और बात बताता हूँ, ये जो दलाई लामा की जो पोजीशन है ना, ये सबसे पहले काइंड ऑफ रिलीजियस पोस्ट हुआ करती थी। इसके साथ ना, रिलीजियस के साथ, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि रिलीजियस पोस्ट तो ठीक है, पर इन इसके साथ अगर आप देखो तो पॉलिटिकल पोस्ट का ना, एक तरीके से रिलीजन और पॉलिटिकल, ठीक है ना, दोनों जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो ये जो है ना, जो फिफ्थ दलाई लामा है ना, पोजीशन रिलीजियस अथॉरिटी को सेकुलर गवर्नेंस जो है तिब्बत के साथ एसोसिएट कर दिया। तो अगर पूछा जाए कभी क्वेश्चन में कि दलाई लामा जो है पॉलिटिकल पोजीशन कौन से दलाई लामा से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, तो फिफ्थ दलाई लामा से। क्लियर? अच्छा, 14th दलाई लामा का जो अभी है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है तेंजिन यात्सो, ठीक है ना, तेंजिन यात्सो, ये ध्यान रखना। तो मैंने बताया 2 साल की उम्र में जो है वो, इनको रिकॉग्नाइज किया गया था, 1959 में इंडिया आ गए और एग्जाइल में रह रहे हैं धर्मशाला में, ठीक है ना? तो अप्रोप्रिएट वर्ड इज एग्जाइल, ठीक है ना? अब चल, चाइना जो है ना, इनको गद्दार, ट्रेटर वगैरह इस टाइप के टर्मिनोलॉजी देता है, ठीक है ना? और चाइना का सिंपल सा कहना है, उसने बोला था कि लामा जो दलाई है, लामा है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे स्टेट अप्रूवल के बाद, ठीक है ना, 2007 में, ठीक है ना? पर दलाई लामा एक्चुअली दिक्कत क्या है कि 2011 में ना दलाई लामा का स्टेटमेंट आया, ठीक है ना, कि जो इनकारनेशन है ना, जो इसके बाद अगला जो दलाई लामा आएगा ना, वो एक फ्री कंट्री में आएगा, चाइनीज कंट्रोल में, जो भी टेरिटरी है उसमें नहीं आएगा। तो इस स्टेटमेंट ने ना चाइना को बहुत ज्यादा इग्नाइट किया, ठीक है ना? तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, ठीक है ना? लास्ट आर्टिकल है ये। अभी क्रिए की ना, CREA, ठीक है ना, इसकी एक नई रिपोर्ट आई है, ठीक है ना? अब CREA है क्या? ये है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, और उसने बोला है कि जो अमोनियम सल्फेट है ना, वो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है PM2.5 का, ठीक है ना? ये देखो, PM होता क्या है? पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है ना, पर्टिकुलेट मैटर। अब ये जो पर्टिकुलेट मैटर है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है पार्टिकल पॉल्यूशन, ठीक है ना? मैं आपको बताता हूँ इसको क्या बोला जाता है, पार्टिकल पॉल्यूशन। अब ये दो है, एक तो 2.5 और एक 10। तो PM 2.5 और 10 क्या है? तो देखो, 2.5 जाहिर सी बात है छोटा है, बहुत फाइन इनहेलेबल पार्टिकल है, इसके डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे लेस देन इक्वल टू 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या है? लेस देन जो है, इसकी डायमीटर कितनी होती है? लेस देन इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, PM10 की। अब ये क्या है? मिक्सचर एक तरीके से सॉलिड और पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स के जो एयर में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना? इनको हम इनहेल भी कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे लंग्स के लिए, हमारे हेल्थ के लिए काफी खराब होते हैं। अब देखो, पॉल्यूटेंट्स को ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेसिकली। किस किस कैटेगरी में? तो एक तो हो गया प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरा हो गया सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट तो चलो नाम से क्लियर है कि डायरेक्टली जो अपने सोर्सेज से जो है ना एमिट हो रहा है, जैसे गाड़ियों से निकल रहा है, पावर प्लांट अगर कोयले से चल रहा है तो वहां से निकल रहा है, हम कुछ बायोमास जला रहे हैं वहां से निकल रहा है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। पर आप बोलोगे कि तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है? तो ये जब प्राइमरी एमिशन है ना, ये जब रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है ना, जैसे अगर आपका अमोनिया सल्फर और पानी के साथ अगर रिएक्ट करता है तो अमोनियम सल्फेट बना दिया, ठीक है ना, ओजोन बन गया, ठीक है ना, कोई भी वो VOC के साथ अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो ओजोन बन रहा है वहां पे। अमोनियम नाइट्रेट का भी सिमिलर केस देखने को आपको मिलता है। तो ये सारे जो ये तीनों है ना, ये सारे इस तरीके से जो है ना, जो इनके साथ प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ मिलके रिएक्ट करके जो एटमॉस्फेयर में जो दूसरे एलिमेंट है, और तब जो पॉल्यूटेंट बनता है ना, अगर वो पॉल्यूटेंट है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है ना? अब ये हमारे लिए अब बोला गया कि रिपोर्ट में कि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है ना, मतलब यहाँ से जो रिलीज हो रहा है ना, उसमें से जो सबसे जो 2.5 का जो मेजर कंट्रीब्यूटर है ना, वो कौन सा है? वो अमोनियम सल्फेट है, और कितना भयंकर? 30%, ठीक है ना? तो मतलब 30% से भी ज्यादा। तो अमोनियम सल्फेट ना नियरली 1/3 इंडिया में जितना 2.5 पॉल्यूशन है ना,
1/3 तो अकेला अमोनियम सल्फेट से ही आ रहा है, ठीक है ना। ये जो एनसीएपी जो है ना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में जो 130 सिटीज सेलेक्ट किए गए थे, 114 में देखा गया कि पीएम 2.5 के लेवल में ना अमोनिया का कॉन्ट्रीब्यूशन 30 से ज्यादा है, ठीक है ना। दूसरा जो बड़ा पॉल्यूटेंट है वो है अमोनियम नाइट्रेट, और कई कई जगह तो ये 50% भी है। अब देखो, जो एक्चुअली क्या है कि सल्फर के लिए ना, जो कोल फायर पावर प्लांट है ना, वहां से 60% सल्फर का एमिशन होता है, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब एक ना, एक एफजीडी बोलते हैं, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ताकि जो एग्जॉस्ट से जो एमिशन होता है ना, उसमें सल्फर के कंपाउंड्स को खत्म कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। इंडिया में ये जो एफजीडी की बात कर रहे हैं, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, की सल्फर के कंपाउंड को हमें क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है, ताकि सल्फर डाइऑक्साइड की जो एमिशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। इंडिया में जितने कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट है, सिर्फ 8% प्लांट ने एफजीडी को इंस्टॉल किया है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मेंस में ये फैक्ट आप लिख भी सकते हो, ठीक। पर आपके लिए प्री के लिए PM10 और PM2.5 इंपॉर्टेंट है, दोनों टाइप ऑफ पॉलिटेंसी में है, एफजीडी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और है, जो मैंने बताया कि 130 एनकैप सिटीज है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है जिसको 2019 में ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या किया, लॉन्च किया था, ताकि इसका और क्या टारगेट था, एम था कि PM10 और PM2.5 के लेवल को ना 20% जो है रिड्यूस किया जाए 131 सिटीज में, ठीक है ना। जो 2017 में जितनी उनकी बेस लाइन थी ना, सपोज 2017 में ये सपोज 10 माइक्रोग्राम पर, या जो भी है, जैसे सपोज XYZ जो भी है, इससे 20% का रिडक्शन हमें कम कर देखने को मिला, ठीक है ना। PM10 के लेवल में तो टारगेट को रिवाइज करके 40% रिडक्शन की बात की गई, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो ये CRE है ना, जिसको बोलते हैं सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, तो इसने कुछ रिकमेंडेशन भी दिया है कि जो इमिशन नॉर्म्स है ना, इसको इन्फोर्स किया जाए। अभी हमने देखा कि एफजीडी इंस्टॉल ही नहीं है, 8% में ही है, ठीक है ना। फर्टिलाइजर से खूब ज्यादा अमोनिया निकलता है, तो आपको फर्टिलाइजर के एफिशिएंट यूज को प्रमोट करना है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि आपके जैसे कौन कौन से गैस हैं जिनके साथ प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिल रहा है, तो उस सोर्स को ही वहीं पे आप उसको क्या करोगे, टारगेटेड एक्शन लोगे, ठीक है ना, उस सोर्स पे ही, ताकि ना तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बने ही नहीं, और कम से कम इसका फॉर्मेशन हो, ठीक है ना। कई बार होता है, जैसे दिल्ली में पराली जलती है, दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, तो कहा जाता है कि हरियाणा और पंजाब की तरफ से जो पराली, जो आप देखोगे, जो कल्टीवेशन के बाद जो लेफ्ट ओवर है, उसको जब हम जलाते हैं, ठीक है ना, फॉडर को, तो वहां से जो है ये हवा दिल्ली की तरफ आती है और दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। तो आपको इंटर स्टेट जो है ना कोऑर्डिनेशन, उसको भी इंश्योर करना है, ठीक है ना, कि किस तरीके से ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूटेंट, इधर का पॉल्यूटेंट उधर नहीं जाए। अब आसमान को थोड़ी रोक दोगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, मॉनिटर करना है, ठीक है ना, रियल टाइम में, और हमें ना कॉन्टिन्यूस रिसर्च करना है, ताकि हम एविडेंस बेस्ड डिसीजन ले पाए, इन्फॉर्म डिसीजन, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था, जितने आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उस पर हमने नजर डाला। तो आज काफी अच्छे आर्टिकल्स थे, जिसमें मेंस का भी कंपोनेंट काफी अच्छा था, जिसमें कुछ वैल्यूज भी थे, और वैल्यूज के अलावा वैल्यूज मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो, और जो स्टैटिस्टिकल डेटा भी थे, ठीक है ना। तो आप रिवाइज कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।